दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे आरएस मेंस का एक टॉपिक है। टॉपिक पेपर फर्स्ट के अंदर आता है। टॉपिक का नाम हमारे क्या है? प्रबंधन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो आज हम क्या मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ वीडियो बनेंगे सीरीज के अंदर, तो आप तैयार रहें क्योंकि इसमें पार्ट्स ही बनेंगे। इसमें टॉपिक का नाम नहीं बताया जाएगा, कौन सा टॉपिक, मतलब टॉपिक वाइज नहीं रहेंगे, पार्ट्स में रहेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रबंधन तो पता ही होगा, हम प्रबंधन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आरएस का एग्जाम देने के बाद क्या है, जो भी आरएस अधिकारी बनते हैं क्या आरएस अधिकारी बनते हैं, तो आरएस अधिकारी जो कई भूमिकाओं को निभाते हैं, जैसे एसडीएम की भूमिका भी निभाते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें डायरेक्टर का पद भी निभाते हैं। यदि उनके पास प्रबंधन के गुण नहीं होंगे, जैसे लूथर गुलिक की बात करें तो जो हमारे पोस्ट कॉर्पस सिद्धांत आता था, मतलब मैनेजमेंट के गुण उसके अंदर होने चाहिए। अब मैनेजमेंट के गुण के जो बेसिक होते हैं, तो बेसिक भी उन्हें पता होना चाहिए। जैसे कोई कंपनी है, तो राजस्थान की जो कंपनियां हैं, राजस्थान की कंपनियां का मतलब जो राजस्थान के उपक्रम होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान बीज निगम है, जितने भी निगम होते हैं, ये फूड एंड सप्लाई कॉरपोरेशन है, या फिर हमारे भंडारण निगम है, तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां होती है। जैसे राजस्थान वित्त निगम है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं राजस्थान के अंदर। अब ये कंपनियां क्या किस तरह कार्य करती है, ये पैसा कैसे लेके आती है, पैसा कैसे किस तरह का आता है, किस तरह का पैसा सबसे बढ़िया होता है, या फिर आप ये लीडर भी बनते हैं, तो लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती है, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जिससे आप बेहतर लीडर बन पाए। आप ये सोचेंगे मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, मैनेजमेंट तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़, जो प्रशासनिक अधिकारी को मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, जो कि वास्तव में देखा जाए तो मैनेजमेंट की वास्तव में ज़रूरत जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हीं को ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या प्रशासन को संभालना होता है। तो मैनेजमेंट शब्द बना मैनेज से, मतलब किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से आप सुव्यवस्थित ढंग से किसी को निभाने की कोशिश करते हैं, मतलब मैनेज कर रहे हैं, तभी मैनेजर बनता है और वहीं से मैनेजमेंट आता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं, ज़्यादा डिटेल से तो नहीं देखेंगे लेकिन सुपरफिशियली सारे टॉपिकों को देखेंगे। सबसे पहला आता वित्त के स्रोत। पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर? वित्त के स्रोत। वित्त के स्रोत की बात करें, जितनी भी हमारी कंपनियां होती है, क्या जितनी भी हमारी कंपनियां होती है, कंपनी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी चीज़ चाहिए? और वो होता है हमारा वित्त, मतलब पैसा। स्रोत की बात करें तो पैसा कैसे आएगा, मतलब कंपनी के अंदर पैसा किस तरह से आता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से पैसा आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वित्त के स्रोत। तो शुरू करें कि धन का वह भाग जो व्यवसाय की स्थापना या फिर संचालन के लिए विनियोजित किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। कि धन का वो भाग जो व्यवसाय की स्थापना करने, उसको चलाने के लिए, दो ही काम होते हैं, या तो एक तो स्थापना करना, दूसरा चलाना। तो स्थापना करना और चलाना दोनों के लिए विनियोजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वित्त। फिर एक चीज आती है वित्त का उपयोग। वित्त का उपयोग भी दो तरह से किया जाता है, हमने पहले भी देख लिया था। एक तो संस्था की स्थापना करने के लिए और एक संस्था का संचालन करने के लिए। अब संस्था की जब स्थापना करनी होती है, तब आपको पता है किसी भी संस्था की स्थापना के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री बनानी है, तो फैक्ट्री के लिए हमें ज़मीन चाहिए, बहुत सारा फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। और ऐसा पैसा से क्या होता है? इनकम नहीं होती है। आप ये सोचेंगे कि तो फिर बना क्यों रहे हैं यदि इनकम ही नहीं हो रही है? तो वही बात होती है, इनकम होती है उसको चलाने से, बनाने से, किसी भी चीज़ को, जैसे दुकान बनाने से कभी इनकम नहीं होती है, इनकम होती है दुकान को चलाने से। तो संस्था की जब स्थापना की जाती है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसा कैसा होना चाहिए? दीर्घकालीन वित्त। दीर्घकालीन वित्त का मतलब होता है जहाँ से भी पैसा हमने लिया है, चाहे कर्जे से लिया है, मतलब लोन से लिया है, चाहे कैसे भी लिया है, लेकिन वो मांगने वाले तुरंत ना मांगे। क्यों? क्योंकि वो चलाएंगे हम उस बिजनेस को, तभी तो पैसा कमाएंगे। तो इसलिए दीर्घकालिक ऋण चाहिए। दूसरा होता संचालन का, संस्था का संचालन। संस्था का संचालन मतलब जो कर्मचारी लगाए गए उनको सैलरी दी जाती है, जो हमारे लाइट का बिल, पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट का बिल, ऐसे करके बहुत सारे बिल होते हैं जिनको दिया जाता है। लेकिन ये बिल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्या होते हैं ये खर्चे? क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खर्चा हम क्या है, जैसे जैसे कंपनी कमाती जाती है वैसे वैसे इनका खर्चा भी दे दिया जाता है। तो इसके लिए जब वित्त की आवश्यकता होती है, तो अल्पकालिक वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त के उपयोग की बात करें तो दो तरह से होता है, संस्था की स्थापना के लिए और संस्था के संचालन के लिए। संस्था की स्थापना के लिए तो दीर्घकालिक वित्त की जरूरत पड़ती है, और संस्था का संचालन के लिए अल्पकालिक वित्त की जरूरत पड़ती है। बात करें तो किसी भी व्यावसायिक संस्था के सफल संचालन और स्थापना में
वित्त की बहुत अहम भूमिका होती है। और वित्त को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समस्त अल्पकालीन और दीर्घकालीन साधन क्या है, वित्त के साधन, ये स्रोत कहलाते हैं। क्या कि वित्त की संचालन और स्थापना में क्या वित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वित्त को प्राप्त करने के लिए जितने भी अल्पकालिक और दीर्घकालिक साधन होते हैं वही हमारे वित्त के स्रोत कहलाते हैं, जिन्हें अवधि के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। वित्त के जो स्रोत होते हैं इनको अवधि के आधार पर क्या है, हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा अल्पकालिक साधन और दूसरा होता है दीर्घकालिक साधन। एक तो हमारे क्या होते हैं, अल्पकालिक साधन होते हैं, दूसरे बार दीर्घकालिक साधन होते हैं। अल्पकालिक का मतलब होता है व्यवसाय के अल्पकालिक संचालन, मतलब 12 महीने के लिए चालू संपत्तियों का निर्माण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु वित्त की प्राप्ति के जो साधन होते हैं वो हमारे अल्पकालिक साधन कहलाते हैं। मतलब हमने जो पैसा लिया है, पैसा ला रहे हैं, अब उनको क्या है कि हमें 1 साल के अंदर ही लौटाना होता है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे पैसा जिसको हमें क्या 1 साल के अंदर अंदर लौटाना होता है, अल्पकालिक वित्त कहलाता है। अब वो उस पैसे को कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं कि जैसे व्यवसाय को संचालन करने में, जैसे सैलरीज देने में, कोई छोटा मोटा खर्चा लाने में, कच्चा माल लाने में, ट्रांसपोर्ट के खर्चे में, कोई नई इमरजेंसी आ गई तो उसमें, तो इन सब चीज़ों के लिए अल्पकालिक ऋण होते हैं। कई बार क्या चालू संपत्तियों के निर्माण में, जैसे गाड़ी खरीदनी है या फिर हमें क्या करना है, जैसे लोडिंग ट्रक खरीदना है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो व्यवसाय के संचालन में ही काम आते हैं। तो और कई बार क्या होता है कैश के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अल्पकालिक साधन कहलाते हैं वित्त के। दूसरा होता है दीर्घकालिक साधन। क्या अवधि की बात करें, दीर्घकालिक साधन, तो इसमें क्या नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लिया जाता है। अब 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लिया जाता है तो उसका क्या करेंगे, किसी भी नए व्यवसाय की स्थापना करेंगे, स्थायी संपत्तियों का निर्माण करें, जैसे कहीं ज़मीन खरीद ली, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खरीद कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए तो पैसा क्या है, ज़्यादा समय के लिए चाहिए। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के समस्त साधन क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घकालीन वित्त के साधन कहलाते हैं। और ये नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। अल्पकालिक साधन 1 साल तक के और दीर्घकालिक साधन क्या होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। अब हम बात करें कि हम कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हैं। क्या जो कंपनी है या फिर हमारा जो संस्था है, तो संस्था कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घकालिक वित्तीय स्रोत, कि लंबी अवधि के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। पहला होता है स्थायी संपत्तियों का विक्रय करके, कि जो भी हमारे पास संपत्तियाँ हैं, क्या जो भी हमारे पास संपत्ति है, यदि हम उनको बेच दें तो हमें किसी से पूछना तो है नहीं, क्यों, क्योंकि वो संपत्तियाँ किसकी है, हमारी है। हमारी संपत्तियों को यदि हम बेचते हैं तो हमें क्या पैसा प्राप्त होगा, तो वो पैसा दीर्घकालीन स्रोत रहेगा हमारा, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत। तो वित्त प्राप्ति का वह साधन, यह साधन क्या एक परंपरागत साधन माना जाता है, अर्थात सदियों से हम इसको काम में लेते आ रहे हैं कि भैया पैसे की ज़रूरत है तो हमारे होता है चीज़ वसैत जो भी है, मतलब जेवर बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये हमारी स्थायी संपत्तियाँ हैं, इनको विक्रय कर दिया, जिससे व्यवसाय के स्वामी स्वयं की या व्यवसाय की स्थायी संपत्ति को बेचकर जो प्राप्त रकम है इसको दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति में काम में लेते हैं। कि जो कंपनी का मालिक है वो क्या करता है, या तो खुद की संपत्ति बेच देता है या अपने व्यवसाय की जो स्थायी संपत्ति है उसको बेच देता है, और इसको बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है उससे क्या है दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। फिर आता है एक संचित आय, जिसे आय का प्रतिधारण या रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचित आय या आय का प्रतिधारण, रिटेन्ड अर्निंग। अब इसकी बात करें तो ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, जैसे मान लो एक कंपनी ने 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए। कितने, 100 करोड़ रुपए की आय की। अब 100 करोड़ की आय हुई तो कंपनी का मालिक क्या करता है, उसमें जो 50 करोड़ के लिए तो कहता है 50 करोड़ तो आप बांट दो। क्या 50 करोड़ तो बांट दो, मतलब इसी से सैलरी जाएगी, इसी से सारे लोन जाएंगे, इसी से हमारे क्या कहते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से ले रखा है या फिर हमारे बॉन्ड है उनकी अर्निंग है, तो इनसे ही सारे कार्य करने, क्या होते हैं, इनसे ही सारे कार्य करने। 50 करोड़ इसी में जिसके लाभ है, खुद का लाभ, अन्य का लाभ, किसी को प्रमोशन देना है, किसी को इंसेंटिव देना है, किसी को कुछ भी करना है, तो सारे के सारे 50 करोड़। अब आप सोचेंगे 100 करोड़ का लाभ हुआ और 50 करोड़ का करना है, तो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि जितना भी कंपनी को लाभ होता है उसमें से पूरा का पूरा किसी को नहीं दिया जाता है, उसमें से एक हिस्सा रख लिया जाता है। अब कहेंगे उस एक हिस्से का क्या करेंगे, उस एक हिस्से को जैसे 50 करोड़ रुपए रख लिया, तो 50 करोड़ रुपए रख लिया तो इस हिस्से को वापस से कंपनी में ही लगा दिया जाता है, जो ताकि क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाना भी तो है, कंपनी को वहीं के वहीं थोड़ी रखना, कंपनी में ग्रोथ भी करनी है। जैसे एक मंजिल और बढ़ा दी या कंपनी की एक और ब्रांच खोल दी, गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कंपनी को ग्रोथ भी करनी होती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा
तो नहीं, लेकिन एक हिस्सा होता है। जैसे 50% तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन एक हिस्सा क्या है, कंपनी अपने पास रख लेती है, और उस लाभ के हिस्से को क्या है, वो कंपनी क्या है, उस लाभ के हिस्से को कंपनी की ग्रोथ में लगा देती है, और लाभ का हिस्सा जो रखती है उसे हम संचित आय या आय का प्रतिधारण या रिटेंड अर्निंग भी कहते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये भी यही कहलाएगा। तो रिटेंड आय की अर्निंग की बात करें तो अधिकांशतः कंपनियां लाभांश का समस्त हिस्सा स्वामी को लाभांश के रूप में नहीं बांटती, बल्कि शुद्ध लाभ के एक हिस्से को कंपनी में पुनः नियोजित कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संचित आय कहते हैं। तो संचित आय भी, ये भी क्या है, हमारे क्या दीर्घकालीन वित्त के स्रोत कहलाते हैं। तो दो तरह के हमने देख ली कि अभी और भी देखेंगे वैसे तो, लेकिन दो कौन कौन से, स्थायी संपत्तियों का विक्रय और संचित आय, जिसे आय का प्रतिधारण रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो कंपनी ने पैसा रख लिया लाभ का और उसको कंपनी ग्रोथ में लगा दिया, अब इसमें ये अच्छी बात है या बुरी बात है, कभी कभी आपसे पूछ लीजिए संचित आय है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है कंपनी की, तो आपकी नज़र में क्या है? हमारे नज़र में ये है, अपने मन से कोई भी नज़र नहीं है हमारी, हमारी वही नज़र है जो सबकी है। तो गुण की बात करते हैं, ये अच्छी बात क्यों है? पहली चीज़, ये व्यवसाय के वित्त के स्थायी साधन है। क्यों? क्योंकि कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी? कंपनी खुद को बढ़ाने के लिए, कंपनी खुद कमाएगी, जो ही तो सभी व्यक्ति भी ऐसा ही करते हैं कि खुद की ग्रोथ के लिए वही पैसा काम में लेते हैं जो वो कमाते हैं। अगर वो सारे खर्च कर देंगे तो ज़िंदगी में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी भी ऐसा करती है, इसमें कोई गलत नहीं होता। दूसरा, ये साधन प्राय क्या होते हैं, लागत रहित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पैसे के बदले उन्हें कंपनी को किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होता है। कहीं बाहर से लाएगी, लोन लाएगी तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी रिटेंड इनकम होती है, अर्निंग होती है, उसके बदले किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देती है। तो ये क्या, लागत रहित माना जाता है। तीसरी चीज़, व्यवसाय में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ करती है तो सबकी नज़र में आती है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब कंपनियां क्यों इतनी प्रसिद्ध और इतनी जानी जाती है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो रिटेंड इनकम होती है उसका एक हिस्सा कंपनी अपनी ग्रोथ में ही लगाती है। इससे व्यवसाय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। एसी लगते हैं, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर होता है, बढ़िया बढ़िया कलर होता है, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनती है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इसी तरीके से आता है। चौथी चीज़ है लोचशील साधन है, जब जरूरत पड़ती है तब काम आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, लोचशील साधन कहते हैं। लोचशील साधन का मतलब होता है कि जिसे हम तुरंत मुद्रा में बदल सकते हैं, उन स्रोतों को हम लोचशील साधन कहते हैं। कि जैसे मान लो सोना होता है, सोने को भी हम क्या करते हैं, तुरंत बेच के पैसा ला सकते हैं, तो ये भी लोचशील है। अब इसमें कुछ कमियां भी है। कुछ कमियां का मतलब, ये तो सोच का नजरिया, कमी तो क्या होती है, पहला कारण नजरिया क्या है सोच का, कि स्वामी में असंतोष का कारण होता है। स्वामी का मतलब होता है, स्वामी कई तरह के होते हैं। किसी भी कंपनी के स्वामी कई तरह के होते हैं। एक तो मेन मालिक होता है, जिसके पास उस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं। दूसरा मालिक कौन होता है? जिनके पास छोटे छोटे शेयर्स होते हैं। जैसे शेयर मार्केट में किसी कंपनी ने किसी ने शेयर खरीद लिए, कि किसी कंपनी के किसी ने शेयर खरीद लिए, तो वह भी उस उतने हिस्से का मालिक हो जाता है। तो जब उसको लाभ नहीं दिया जाता है, जो कंपनी के मेन मालिक हो या छोटे छोटे शेयर मार्केट वाले वो हो या फिर कंपनी के कर्मचारी हो, क्यों? क्योंकि ज़्यादा हिस्सा बांटेंगे तो उनका हिस्सा भी बढ़ेगा। तो यदि रिटेंड आय ज़्यादा होगी, रिटेंड इनकम ज़्यादा होगी, संचित आय ज़्यादा होगी, तो उनके हिस्से कम हो जाते हैं। तो इससे स्वामियों में असंतोष बना रहता है। यह वित्त का अनिश्चित साधन है। क्या अनिश्चित साधन का मतलब, ये तब है जब लाभ हुआ। अगर लाभ नहीं हुआ तो कंपनी कभी भी पैसा नहीं लगाती है। जब लाभ ही नहीं हुआ तो इनकम में से कैसे किसी हिस्से को कंपनी में लगा सकती है? तो ये अनिश्चित साधन इसलिए क्योंकि ये लाभ होगा तभी होता है। अगर लाभ नहीं हुआ तो कंपनी अपने आप को ग्रोथ में नहीं लगा सकती। तीसरा, लागत रहित करना पूरी बात तरह सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा तो लगा होता ही है इसके अंदर, उसी से वो इनकम कमाई जाती है। वो इनकम लोगों के पैसे लगाने की वजह से ही कमाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं आता। खर्चा आता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो पूर्णतः लागत रहित करना ठीक नहीं है। तीसरा तरीका हमारा दीर्घकालिक स्रोत का अंश, मतलब शेयर। कंपनी क्या करती है, जो अपने जो यदि व्यवसाय का प्रारूप क्या कंपनी के रूप में हो, क्या शेयर की बात कर रहे हैं, अंश की, तो यदि व्यवसाय का प्रारूप क्या कंपनी के रूप में हो, तो दीर्घकालिक वित्त के लिए अंशों का निर्गमन एक वैधानिक और प्रचलित साधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कंपनी क्या है, अंशों में बट जाती है, क्या टुकड़ों में बट जाती है, और कंपनी के जो मूल्य होते हैं उसी के आधार पर क्या अंश बांटे जाते हैं, जिन्हें शेयर कहते हैं।
तो बांट दिए जाते हैं। तो क्या ये सबसे वैधानिक और प्रचलित साधन है, मतलब पूरी दुनिया में ये चीज़ चलती है। कंपनी की समस्त पूंजी अंशों में विभक्त होती है। क्या होती है? अंश का मतलब पार्ट्स या शेयर कहते हैं। तो कंपनी की समस्त पूंजी के अंशों में विभक्त होती है। इसी संदर्भ में देखें तो कंपनी की पूंजी के क्या कंपनी की पूंजी के सबसे छोटे भाग को अंश कहते हैं। कंपनी की पूंजी के सबसे छोटे भाग को अंश या शेयर कहते हैं। कंपनी के पूंजी रूपी स्वामित्व का ये सबूत होता है, ये प्रमाण होता है। कंपनी के पूंजी रूपी स्वामित्व का ये प्रमाण, ये सबूत होता है। सार्वजनिक कंपनी पूंजी रूपी वित्त जुटाने हेतु सार्वजनिक कंपनी क्या करती है? पूंजी रूपी वित्त जुटाने हेतु कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 है, तो उसके प्रावधानों के अनुसार जनता को अंश निर्गमित करती है, मतलब अपने शेयर बांटती है। जनता इन्हें लाभांश अथवा स्वामित्व में हिस्से के लिए खरीदती है। क्या जनता इन्हें क्या लाभांश अथवा स्वामित्व में हिस्से के लिए खरीदती है और कंपनी को पूंजी देती है। तो कंपनी क्या है? अपने छोटे छोटे हिस्से बना देती है, उन्हें हम शेयर कहते हैं या अंश कहते हैं। तो जनता पैसा देती है और उन शेयरों को खरीद लेती है। और वो क्यों खरीदती है? क्यों? क्योंकि जैसे कंपनी को फ़ायदा होगा तो शेयर की रेट बढ़ेगी, शेयर की रेट बढ़ेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से शेयर भी क्या होते हैं? दीर्घकालिक वित्त के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घकालिक वित्त के स्रोत होते हैं शेयर। तो इस तरह हमने 3 स्रोत तो देख लिए दीर्घकालीन वित्त के। अगला स्रोत देखते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंशों के प्रकार। अगला देखते हैं क्या है। पहला आता है समतांश अंश। वो होता है ना, अंश की बात कर रहे हैं शेयर की। तो शेयर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो समता साधारण अंश होता है, एक पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश होते हैं। तो हमारा इक्विटी शेयर और हमारा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर की बात करें तो किसी भी कंपनी में स्वामित्व पूंजी और जोखिम हिस्सेदारी के वैधानिक प्रमाण को समतांश कहते हैं। क्या? किसी भी कंपनी में क्या स्वामित्व पूंजी और जोखिम हिस्सेदारी के वैधानिक प्रमाण को हम क्या कहते हैं? समतांश या इक्विटी शेयर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कंपनी का मालिक है, उसने जो पैसा लगाया उसके बदले उसको शेयर मिलेंगे। क्या? कंपनी के मालिक ने यदि पैसा लगाया तो पैसे के बदले उसे क्या मिलेंगे? शेयर मिलेंगे। और जो शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं तो वो भी पैसा लगाते हैं, उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? शेयर मिलता है। अब उनके शेयर की एक खासियत होती है, कंपनी यदि फायदे में रहेगी तो उन्हें भी लाभ होगा, और यदि कंपनी घाटे में गई, क्या कंपनी को नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो उनके शेयर में भी घटोतरी होती है, अर्थात उन्हें भी नुकसान होता है। जैसे समतांश साधारण अंश कहते हैं। अब इनकी खासियत ये होती है, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने में इनकी भागीदारी होती है। इनकी भागीदारी मतलब इनसे पूछा जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लाभ में रहते हैं, हानि में रहते हैं। और क्या कहते हैं, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती है तो उसमें भी इनकी हिस्सेदारी पूछी जाती है, वोटिंग भी कराई जाती है। दूसरे होते हैं पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश। वह अंश जिन्हें लाभांश के भुगतान और पूंजी वापसी के संबंध में समतांशों से पहले वरीयता दी जाती है। वो तो पूर्वाधिकारी अधिमान अंश की बात करें, जिन्हें प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? उस तरह के शेयर आते हैं जैसे हमारा बॉन्ड है। क्या? जैसे किसी ने बॉन्ड ले लिया कि किसी कंपनी का, कि जैसे ये कहा कि ये बॉन्ड ले जाइए, 900 रुपये का है, और साल भर बाद आइए और 1000 रुपये लेके जाइए। कितना? 1000 रुपये लेके आ जाइए। या फिर 1000 का था और साल भर बाद आइए और 1100 रुपये ले जाइए। क्या? 1100 रुपये लेके जाइए। 10,000 रुपये का बॉन्ड था तो 11,000 ले जाइए। तो इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो 11,000 के लिए कह दिया, मतलब 10% यील्ड है उसकी। कितनी? 10% ब्याज है। कंपनी को यदि फ़ायदा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। कंपनी को यदि वह 1 साल बाद आता है तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे? 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। कंपनी को यदि घाटा हुआ तो भी है ना, जो घाटे का भुगतान तो बाद में किया जाएगा, पहले वो 10,000 के बदले जो 11,000 के लिए कह रखा है उसको दिया जाएगा। तो इस तरह के जब कंपनी स्रोत ढूंढती है, मतलब पैसा उठाने की कोशिश करती है कहीं से, कि जिसमें एक फिक्स इनकम देनी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी फायदे में हो चाहे घाटे में हो, इसे हम कहते हैं पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश। क्या कहते हैं? पूर्वाधिकारी या अधिमान अंश कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि लाभांश के भुगतान और पूंजी वापसी के संबंध में क्या है? समतांश से पहले वरीयता दी जाती है। कि लाभांश भी हुआ, कंपनी को फायदा भी हुआ, तो पहले जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनको पैसा दिया जाता, बाद में दिया जाता हमारे इक्विटी शेयर वालों को। तो इसलिए आप इन चीज़ को देख सकते हैं। को साफ कर देता हूँ।
आगे आता हमारे क्या, ये हमने पूर्वाधिकारी या अधिमानांश दोनों में देख लिया। प्रेफरेंस शेयर की बात कर ली हमने। वंश जिन्हें लाभांश के भुगतान और पूंजी वापसी के संबंध में समतांश से पहले वरीयता दी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वाधिकारी या अधिमानांश या प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। अब बात करें समतांश और पूर्वाधिकारी अंश में या प्रेफरेंस शेयर में अंतर क्या है। समतांशों पर लाभांश की मात्रा अनिश्चित होती है, मतलब कंपनी यदि बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है तो लाभांश भी बहुत ज़्यादा होगा। जबकि पूर्वाधिकारी अंश पर यह निश्चित होता है, जैसे पहले कह दिया 10% आपको फायदा मिलेगा तो 10% मिलेगा। यदि कंपनी ने 100% फायदा कमाया तो भी जो पूर्वाधिकारी अंश या अधिमान अंश है उसमें केवल 10% ही मिलेगा। समतांश कंपनी के स्वामित्व के प्रमाण होते हैं। समतांश से पता चलता है कि वो कंपनी के मालिक है। फायदे में रहेंगे तो ज़्यादा रहेंगे, नुकसान में रहेंगे तो भी नुकसान में रहेंगे। जबकि पूर्वाधिकारी अंश क्या है, पूंजी की हिस्सेदारी के प्रमाण होते हैं कि हमने पैसा दिया है, बस इतनी सी बात होती है, उसमें कंपनी का हिस्सा नहीं माना जाता। पूर्वाधिकारी अंश क्या, पूंजी की हिस्सेदारी के प्रमाण होते हैं। जबकि हमारे समतांश क्या होते हैं, कंपनी के स्वामित्व के प्रमाण होते हैं। ये शब्द याद रखना, स्वामित्व और हिस्सेदारी। क्या क्या, स्वामित्व शब्द और हिस्सेदारी, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। तो समतांश तो क्या है, कंपनी के स्वामित्व के प्रमाण होते हैं, जबकि पूर्वाधिकारी अंश पूंजी की हिस्सेदारी के प्रमाण होते हैं। समता अंशधारी कंपनी के प्रबंधन में क्या, समता अंशधारी कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने में अधिकृत होते हैं, परंतु ये अधिकार अधिमांश अंशों पर नहीं होता। क्या भाई, ये वाला अधिकार अधिमान अंश जिनके पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, वो कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने के लिए अधिकारी नहीं होते, मतलब उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो मैनेजमेंट में जाके भाग ले। जबकि समता अंशधारी कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने के अधिकृत होते हैं। बात करें, चूंकि पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, चूंकि पूर्वाधिकारी जो अंश है उन पर लाभांश की दर निश्चित होती है, अतः जोखिम अपेक्षाकृत कम ही रहता है। भाई इसमें जोखिम कम रहता है, जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं उन पर लाभांश की दर निश्चित होती है, इसलिए जोखिम अपेक्षाकृत इसमें कम रहता है। क्यों, क्योंकि कंपनी यदि फायदे में रहे या नुकसान में रहे तो उनको जितना तय किया गया उतना पैसा मिलेगा ही, तो इससे जोखिम कम हो जाता है। क्यों, कई बार कंपनियां घाटे में भी चली जाती है। समतांशधारी कंपनी की समस्त सभाओं में भाग लेने के लिए अधिकृत होते हैं। समतांशधारी क्या होते हैं, कंपनी की जितनी भी सभाएं होती हैं उनमें भाग लेने के लिए अधिकृत होते हैं। जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारी स्वयं के हितों से संबंधित सभा में ही उपस्थित हो सकते हैं, मतलब उनसे संबंधित कोई मीटिंग हो रही हो तो ये आ सकते हैं, सब मीटिंगों में नहीं आ सकते। जबकि समता अंशधारी क्या होते हैं, सभी तरह की मीटिंगों में आ सकते हैं, ये आप याद करेंगे। अब बात करें पूर्वाधिकारी जो अंश है वो भी कई तरह के होते हैं। ये पूर्वाधिकारी अंश है, उनके प्रकार देखें, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो संचयी असंचयी पूर्वाधिकारी अंश है, उनके भी दो प्रकार होते हैं, संचयी असंचयी। मतलब साल भर बाद की बात करते हैं। साल भर बाद में यदि, जैसे मान लो मैंने बताया 10,000 रुपये का बॉन्ड लिया और उसके एक साल बाद 11,000 के लिए कहा। अब कई होते हैं जो 11,000 बाद कहते हैं भाई हमें तो पैसे दे दो 11,000 रुपये, तो उस तरह से होता है साल भर बाद पैसा किस तरह दिया जाएगा, उसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है देखते हैं। जिन पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष भुगतान नहीं किया जाता हो और आदतें बकाया लाभांश भावी वर्ष के लिए जुड़ता जाता है तो संचयी अधिमान कहलाता है। जैसे ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 1,000 रुपये, 1,000 के 10,000 रुपये की बात करेंगे कि 10,000 रुपये का बॉन्ड लेके गया, साल भर बाद उसे कहा 11,000 रुपये देंगे, कितना, 11,000 रुपये देंगे। अब वो गलती से आया ही नहीं, एक साल बाद क्या आया ही नहीं, लेने ही नहीं आया, वो 3 साल तक नहीं आया, कितने, 3 साल तक नहीं आया। तो 3 साल बाद आके कहता है अरे वो मेरा बॉन्ड था, तुमको दिया था, दो उसके पैसे। तो उसको कितने पैसे मिलेंगे आप ही सोचेंगे, तो उसको 33 कितने 13,000 रुपये हो गए, क्योंकि हर साल 1,000 रुपये दे रहा है। लेकिन क्या होता है संचय में, क्या होता है 13,000 रुपये नहीं देंगे, कितने, 13,000 रुपये नहीं देंगे, बल्कि कितने देंगे, केवल 11,000 रुपये देंगे। क्यों, क्योंकि उसकी गलती है कि वो आया नहीं, क्या वो 2 साल तक और एक्स्ट्रा नहीं आया, ये उसकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी ने तो कहा था कि 1 साल बाद आना और 11,000 रुपये लेके जाना। तो इसे हम क्या कहेंगे, संचय अधिमान अंश। दूसरा असंचय का मतलब होता है कि भैया नहीं, संचय का मतलब तो क्या होता है कि इसको 13,000 देंगे, सॉरी मैं गलत बता दिया। जो संचय क्या होता है उसमें तो 13,000 देंगे, 13,000 का मतलब क्या होता है कि उसमें 1,000 जुड़ता ही जाएगा। जबकि असंचय का मतलब होता है कि वो
साफ कहा है कि 1 साल बाद आना और 11,000 लेके जाना। तो 1 साल के लिए 1,000 कहा था, 3 साल के लिए भी 1,000 कहेंगे क्या, 3 साल के लिए भी 1,000 देंगे, 10,000 10 साल के लिए भी 1,000 ही देंगे। तो जब पहले साफ साफ कह दिया तो उतने समय के बाद ही आना था उसे, तो इसे कहेंगे संचयी असंचयी। बात करें इसकी दोबारा कि जिन पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष भुगतान नहीं किया जाता हो और अदत्त या और लाभांश भावी वर्षों के लिए जुड़ता ही चला जाता है, तो इसे संचयी अधिमांश अंश कहते हैं। दूसरी जो असंचयी पूर्वाधिकारी अंशों पर बकाया लाभांश अगले वर्ष के लिए नहीं जुड़ता है, क्या नहीं जुड़ेगा। तो वैसे है कि 10,000 का 11,000 ही रहेगा हमेशा ही, लेकिन जो संचय में क्या था 10,000 का 11,000 हो जाएगा। अगले साल जब देंगे तो 10% देंगे, तो 10% का कितना 1,100 रुपये देंगे, तो ऐसे करके 12,100 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे करके कि अगले साल कितने 1,210 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से लाभांश बढ़ता ही जाएगा उसका संचय में। फिर आता है भागीदारी और अभागीदारी, मतलब पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी। जिन पूर्वाधिकारी अंशों को समता अंशधारकों को लाभांश भुगतान के पश्चात अधिक लाभ में भी हिस्सा प्राप्त होता है, उन्हें भागीदारी अंश कहते हैं। वो ये बात होती है भागीदारी अंश या पार्टिसिपेटरी की बात करें, जब कोई पूर्वाधिकारी अंश ले लेता है, प्रेफरेंशियल शेयर ले लेता है, अब उन्हें 1 साल भर बाद में कहा कि 10,000 के 11,000 रुपये देंगे, लेकिन कंपनी मालिक है उसको करोड़ों का फायदा हुआ है, कंपनी मालिक को क्या है करोड़ों का फायदा हुआ है। अब कंपनी का मालिक सोचता है कि यार करोड़ों का हमको फायदा हुआ है, कंपनी ने दुगना से तिगुना पैसा कमाया है, तो प्रेफरेंशियल शेयर है, दी पैसे तो इन्होंने भी दिए हैं, हमने पैसा इन्हीं से भी तो कमाया है, तो क्यों ना हम इनके 11,000 की जगह थोड़ा और पैसा जो एक्स्ट्रा दे दें। क्या 11,000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और दे देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं भागीदारी या पार्टिसिपेटरी कहेंगे, तो उन्हें भागीदारी अंश कहेंगे। जबकि अभागीदारी अंशों में आधिक्य लाभों में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं दिया जाता है। जो हमारे अभागीदारी नॉन पार्टिसिपेटरी में कहते हैं कि यदि घाटा हो जाता तब भी तो ये पैसे मांगते, तो इनको हमें ज़्यादा फायदा हुआ है तो इनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा, तो इन्हें भागीदारी और अभागीदारी कहेंगे। तो पूर्वाधिकारी अंश हमने देख लिया। अब हम देखेंगे समतांशों की। समतांशों के निर्गमन से वित्त प्राप्ति के गुण या दोष, कि समतांशों से यदि हम पैसा प्राप्त करते हैं तो इससे कोई बढ़िया बात है या खराब बात है, उसकी बात करें। इक्विटी शेयर की बात करें, जो शेयर मार्केट वाले शेयर होते हैं उनकी। पहली बात है ये वैधानिक स्रोत है। गुण की बात करें इसलिए पूर्णतः सुरक्षित है। वही कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत साफ कहा गया कि जो देने वाला है सोच समझ के दे। कंपनी को यदि फायदा हुआ तो फायदा मिलेगा, नुकसान हुआ तो नुकसान मिलेगा, इसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्या इसका कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए क्या है वैधानिक स्रोत है, ये पूर्ण तरह से सुरक्षित है। दूसरी चीज अधिक जोखिम रहती है, अतः आय भी अधिक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जोखिम ज्यादा है तो फायदा भी ज्यादा ही रहता है। इन्हें लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें फायदा होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अतः कंपनी पर कम भार रहता है, कंपनी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी सोचती है इनको पैसा तो देंगे, लेकिन कंपनी को फायदा होगा दे देंगे, नहीं हुआ तो कहाँ से देंगे, तो कंपनी इन लोगों की ज्यादा टेंशन नहीं लेती है। इन्हें इनके मताधिकार के कारण कंपनी का प्रबंधन प्रजातांत्रिक रहता है। मतलब हर बार जब भी वोटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो इनको बुलाया जाता है, इनसे राय मशवरा किया जाता है कि कंपनी फायदे में है, नुकसान में है, आपकी राय में कोई सुझाव हो तो बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनके मताधिकार के कारण कंपनी का प्रबंधन कैसा रहता है, प्रजातांत्रिक रहता है। तो गुण एक बार देखें और, तो ये वैधानिक स्रोत है इसलिए पूर्णतः सुरक्षित है, अधिक जोखिम रहित है, रहती नहीं है में, हाँ रहता है भाई, इसमें क्या है जोखिम ज़्यादा रहता है इसलिए आय भी ज़्यादा मिलती है। इन्हें क्या है लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, इसलिए कंपनी पर वजन कम आता है। और इनके मताधिकार के कारण क्या कंपनी का प्रबंधन प्रजातांत्रिक बना रहता है। फिर कमियों की बात करें, इसमें दोष क्या है, दोष की बात करें तो अधिक जोखिम है, कि जोखिम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कंपनियाँ बहुत कमी होती है जो फायदे में रहती है, लेकिन नुकसान में ज़्यादा चली जाती है। बहुमत और अल्पमत का अंतर्द्वंद चलता रहता है, कि निर्णय हमेशा बहुमत वाले के लिए जाते हैं, जिनके पास शेयर ज़्यादा है निर्णय उसी के लागू होंगे, जिनके पास शेयर कम है उनके निर्णय लागू नहीं होंगे। तो फिर तो वही बात होती है, फिर प्रजातंत्र कैसे रहा। अत्यधिक औपचारिकताएं होती है, क्या होती है अत्यधिक औपचारिकताएं और निर्णय विभाजन का दोष, तो ये हमारे दोष है कुछ। अधिक जोखिम, बहुमत और अल्पमत का अंतर्द्वंद चलता है, अत्यधिक औपचारिकताएं, निर्णय विभाजन का दोष, तो हमारी ये दोष है, ये कुछ गुण थे समतांशों की।
अब बात करें समतांशधारियों के गुण, पूर्वाधिकारियों के दोष है। क्या तो समतांशधारी के गुण क्या होते हैं? पूर्वाधिकारी के दोष है, और समतांशधारी के दोष पूर्वाधिकारी के गुण होते हैं। ये एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं एक तरह से। अब आता ऋण पत्र। क्या आता है? ऋण पत्र। तो ऋण पत्र के निर्गमन के गुण और दोषों की बात करते हैं। ऋण पत्रों से क्या होता है? वित्त प्राप्ति की लागत अपेक्षाकृत कम आती है। ऋण पत्र होते हैं जो हमारे बॉन्ड होते हैं, उनकी बात करते हैं। बॉन्डों की बात करें तो यील्ड बॉन्ड की बात, यील्ड बॉन्ड है होते हैं जो, तो ऋण पत्र से वित्त प्राप्ति की लागत अपेक्षाकृत कम आती है। अर्थात मतलब कि बहुत कम ब्याज देना पड़ता है ऋण पत्रों में। ऋण पत्रों से स्वामित्व का बंटवारा भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। इससे ऋण पत्रों से क्या, तो कंपनी में क्या है, उनको किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। लाभांश में भी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। लाभांश में भी हिस्सेदारी नहीं होती है। कर नियोजन में फायदा रहता है। क्यों? क्योंकि इन बॉन्डों की पे जो यील्ड दी जाती है, तो इससे क्या है, कंपनी का आय कम होती है और कंपनी को कम इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो वही बात है कि कर नियोजन में फायदा रहता है। फिर दोष की बात करें तो निरंतर ब्याज रूपी भार में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ब्याज तो देना ही पड़ता है, तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो ये कमी रहती है। निरंतर ब्याज रूपी भार में वृद्धि होती है। इससे ब्याज भुगतान के समय रोकड़ की आवश्यकता रहती है। क्या? चाहे आपकी कंपनी फायदे में रहे या नुकसान में, जब उसका भुगतान करना होता है तो आपको कैश देना पड़ता है, जिसके न होने पर तरलता का संकट आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो पैसे लेने आया उसको तो देना ही होगा। क्यों? क्योंकि जो तय किया है, जो वादा किया है, वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो आपके ऋण पत्र लेने आए, ऋण पत्र लेने आने के बाद उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जिससे क्या है, तरलता में संकट आता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पैसों में कमी आती है। यदि कंपनी घाटे में हो तो और भी कमी आ जाती है। फिर आता वित्तीय जोखिम में वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि वित्तीय जोखिम में वृद्धि का मतलब कि कंपनी ने पैसा तो ले लिया, बंदे से पैसा तो ले लिया, और कंपनी नुकसान में गई। तो एक तरह से वह नुकसान में नहीं गया जिसने पैसा दिया है, कंपनी नुकसान में गई तो आप ही नुकसान में गए हो बस। तो इसलिए क्या, वित्तीय जोखिम में वृद्धि मानी जाएगी। इसके बाद आता है हमारा लीज वित्तीयन या पट्टे पर वित्तीयन। लीज वित्तीयन की बात करें, क्या है, कैसे काम करता है। लीज वित्तीयन या पट्टे पर वित्तीयन की बात करें तो लीज क्या है, एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीज क्या होता है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कंपनी का स्वामी किसी अन्य को आवधिक भुगतान के बदले संपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है। मतलब एक टाइम के, मतलब एक तरह का किराया मान लीजिए। लीज का मतलब क्या, इतने समय तक आप इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हो, और इस संपत्ति का उपयोग करने के बदले आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना हमारा लीज वित्तीयन या पट्टे पर वित्तीयन कहलाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उस जमीन को वो खरीद सके। क्या? उस जमीन को खरीद सके और खरीद करके अपना काम शुरू करे। तो उनके पास पैसा कम होता है, तो वो क्या है, लीज पर ले लेते हैं। क्या? ये पट्टे पर ले लेते हैं। एक निश्चित समय के, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए क्या, पट्टे पर ले लेते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। बात करें कंपनी का जो संपत्ति का जो स्वामी होता है उसे पट्टाकार कहते हैं, जबकि संपत्ति का उपयोग पट्टाधारी कहलाता है। क्या? जो संपत्ति का स्वामी होता है उसे तो पट्टाकार कहते हैं, और संपत्ति का जो उपयोग करता है, जो व्यक्ति जिसने पैसे, किराए के पैसे दिए, उसे हम क्या कहते हैं, पट्टाधारी कहते हैं। और पट्टे की राशि को हम क्या कहते हैं, लीज कहते हैं, कि इतने पैसे के बदले वह उस संपत्ति का उपयोग करता है। स्पष्ट रूप से देखें कि वित्त प्राप्ति का यह साधन प्रत्यक्षतः वित्त प्राप्ति की बजाय वित्त के उपयोग को हस्तांतरित करता है। क्या करता है? जो संपत्ति के उपयोग का हस्तांतरित करता है, कि भैया इतने समय तक मैं इस संपत्ति का उपयोग नहीं करूंगा, तुम कर लेना, लेकिन इसके बदले इतना पैसा देना पड़ेगा। हम लीज वित्तीयन के कुछ गुण या दोस्तों की बात करते हैं। इसमें कुछ कमियां हैं या फायदे हैं, तो उनकी मतलब किराए से संपत्ति लेते हैं उसकी। पहला आता है, पट्टाधारक को कम निवेश पर संपत्ति प्राप्त हो जाती है। पट्टाधारक है, उसको क्या है कि कम निवेश पर संपत्ति प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो उस जमीन को खरीदता, जैसे मान लीजिए कहीं आपको 2-4 महीने के लिए रहना है, तो वहाँ जमीन खरीदने के बजाय वहाँ किराया ले लीजिए। तो वही बात है, कम पैसे में संपत्ति मिल जाती है। दूसरा, पट्टे की राशि पट्टाधारी के लिए खर्च होती है, जिससे वह कर योग्य राशि को कम कर सकता है। जैसे वह पट्टा धारी को पैसा खर्च देता है, तो जो टैक्स है उसमें भी रिबेट मिलती है। लेकिन आप यदि ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन खरीदने में जो पैसा खर्च किया आपने, तो वो
उस पैसे को है ना टैक्स से कम नहीं किया जाता, बल्कि उस पर टैक्स और लग जाता है। संपत्ति का आसानी से संरक्षण हो जाता है। जिसकी कम संपत्ति है, यदि वह खुद भी काम नहीं ले रहा और वह पट्टे पर भी नहीं देता है, तो उसकी कम जो ज़मीन है या चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खराब ही होती है। तो संपत्ति का भी संरक्षण हो जाता है, क्योंकि चीज़ें काम में लेते हैं तो सही रहते हैं। फिर कमियां या दोष की बात करें तो पहला दोष आता है कि स्वामित्व का अनिश्चितता रहती है। फिर पता ही नहीं रहता कि इसका मालिक कौन है। आप तो सोचेंगे कि फिक्स है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो जिसने लीज पर लिया है तो पट्टाकार है, जिसने ये लीज पर लिया है उसकी बात करें। पट्टाधारक, तो पट्टाधारक सोचता है अपनी कौन सी जमीन है, अपनी कौन सी संपत्ति है, ऐसे तैसे कराने दो, हम तो ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा है। दूसरा है कि जिसका पट्टा देने वाला तो पट्टाकार है, तो वो ये सोचेगा कि मैंने तो दे दिया, अब ध्यान तो वो रखेगा, जबकि वो दूसरा सोचेगा कि मुझे ध्यान रखने की क्या जरूरत है, मेरी थोड़ी है। तो इस तरह जो स्वामित्व की अनिश्चितता रहती है। पट्टे की राशि के भुगतान पर का भार रहता है। क्यों? क्योंकि हर महीने या हर साल जो भी राशि तय की जाती है वो तो देनी ही पड़ेगी, और वो कहाँ से दोगे? आपके लाभ में से। यदि आपको लाभ नहीं हुआ, आपको नुकसान हुआ, तो भी आपको देनी ही पड़ेगी। तो पट्टे की राशि के भुगतान का भार हमेशा बना रहता है। और एक निश्चित समय के लिए पट्टा होता है, और वो निश्चित समय खत्म हो जाता है, तो उसे पट्टे के नवीनीकरण का भार फिर आ जाता है कि भैया रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू कराने में पैसे और बढ़ जाते हैं, तो पट्टे के नवीनीकरण का भार भी लगा रहता है। फिर आता पब्लिक डिपॉजिट, जिसे कहते हैं सार्वजनिक जमा। पब्लिक डिपॉजिट की बात करें, जब कंपनी सीधे सीधे जनता से पैसा लेती है। क्या होती है? जब कंपनी सीधे सीधे जनता से धन जमा करवाती है। कहती है भैया, जैसे हमारी एक कंपनी थी पहले, सहारा इंडिया। सहारा इंडिया ने क्या शुरू किया था? एक गोरख धंधा शुरू किया था कि वह जनता से सीधे सीधे पैसा लेना उसने शुरू कर दिया, जबकि उसके नॉर्म्स में ये चीज़ें नहीं थी। तो एक और कंपनी थी जैसे कल्पतरु, ये पता नहीं ऐसे कोई कंपनियां थी बहुत सारी, जो जिन्होंने क्या जनता से सीधे सीधे पैसे लेना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सार्वजनिक जमा या पब्लिक डिपॉजिट। तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक जमा कहते हैं, जिन पर कंपनी जमाकर्ता को निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करती है। जो पैसे जमा कराते हैं उनको निश्चित दर से क्या ब्याज का भुगतान करेगी। अधिकांशतः सार्वजनिक जमाओं पर बैंक की ब्याज दर से ये ज़्यादा पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बैंक के बराबर देंगे तो लोग बैंकों में पैसे जमा कराएंगे, या आकर्षित करने के लिए क्या आकर्षक ब्याज दरें देते हैं। भारत में सार्वजनिक जमा से संबंधित नियम क्या रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए जाते हैं। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कौन कितने पैसे ले सकता है, ले भी सकता है कि नहीं ले सकता। तो इस तरह हमने 6 जो दीर्घ अवधि जो ऋण के स्रोत देखे या वित्त के स्रोत देखे। अब देखेंगे हम किसके? अल्पकालीन जो वित्त के स्रोत है, मतलब थोड़े समय के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस पैसे के स्रोत के रूप में हम किन किन चीज़ों का काम में ले सकते हैं। तो पहला आता है हमारा किस्त साख। क्या आता है? किस्त साख। तो यह एक प्रकार की वह सुविधा होती है जिसमें माल अथवा सेवा का संग्रहणकर्ता आपूर्ति से उधार में माल या सेवा प्राप्त करता है तथा कुल मूल्य का किस्तों में भुगतान करता है। तो किस्त साख का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है, अब उसने क्या है कि एक सामान उठाया, या फिर कोई दुकान वाला है, उसने क्या किया, होलसेलर से दुकान उठाया और उसे कहा भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले ये तो वो बात ही नहीं, पैसे नहीं तो माल छोड़ जा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी होलसेलर ये कभी नहीं कहता कि आपके पास पैसे नहीं है तो माल नहीं दूंगा। वो कहते हैं माल ले जाओ, सामान बेचो और धीरे धीरे करके और मेरे पैसे चुका देना। इसको कहते हैं किस्त साख। किस्त साख का मतलब होता है कि माल ले जाओ और धीरे धीरे क्या है अपने माल को बेचते रहो, और जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे माल बिकता जाएगा वैसे वैसे आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो वही बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी आपके पास सामान आ जाता है। इसे हम कहते हैं किस्त साख। तो एक प्रकार की वह सुविधा होती है जिससे माल अथवा सेवा का संग्रहणकर्ता आपूर्तिकर्ता से उधार में माल या सेवा लेता है। कैसे लेता है? उधार में लेता है, और कुल मूल्य का किस्तों में भुगतान करता है, टुकड़ों में भुगतान उसका करता है। फिर कमर्शियल पेपर या वाणिज्यिक पत्र। कमर्शियल पेपर या वाणिज्यिक पत्र की बात करें तो ये मुद्रा बाजार का एक असुरक्षित प्रपत्र होता है। ये क्या होता है? मुद्रा बाजार का एक असुरक्षित प्रपत्र होता है, जो क्या है, निवेशकों से अल्पकालिक उधार प्राप्त करने के लिए, मतलब 7 दिन से लेकर 1 साल तक का वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है, मतलब बॉन्ड के रूप में जारी किया जाता है। इसे हम कमर्शियल पेपर या वाणिज्यिक पत्र कहते हैं।
तो कहते हैं मार्केट से पैसा उठा लो। मार्केट से जेठालाल है हमारे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जेठालाल भी क्या है, वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर देता है। कई बार क्या होता है, जैसे एक रसीद दे दी जाती है, तो यह मुद्रा बाजार का एक असुरक्षित प्रपत्र होता है, तो निवेशकों से अल्पकालिक उधार प्राप्त करने के लिए 7 दिन से 1 साल तक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। यह प्रपत्र वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के लिए अल्पकालिक वित्त प्राप्ति का उपयुक्त साधन माना जाता है, कमर्शियल पेपर। तो ये हमारे जो वो थे ना, कौन थे, नीरव मोदी, तो नीरव मोदी का केस तो आपको पता ही होगा, ये भी हमारे अल्प वाणिज्यिक पत्र ही कमर्शियल पेपर का ही केस था उनका। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो नीरव मोदी का केस है, गीतांजलि ज्वेलर्स थे वो, जिनका मालिक था नीरव मोदी, तो उसका केस तो आपको पता ही होगा। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ कि जो भी हमारे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो हर टाइम का पैसा लेकर नहीं घूमते, जेब में उनका पैसा नहीं होता है। तो इसमें क्या, नीरव मोदी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने डायमंड्स देखे, जो हीरे थे वो देखे, उनको वो हीरे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब हीरे थे लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास थे। कितने, 900 करोड़ के आसपास के थे वो हीरे। तो नीरव मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। कंपनी का मालिक कहता है, हीरो कंपनी का मालिक, पैसे दो और हीरे ले जाओ। तो यहाँ जो हमारा नीरव मोदी है, तो नीरव मोदी का बैंक था हमारा पीएनबी। कौन सा, पीएनबी। अब पीएनबी से कहते हैं, वो फ़ोन लगाता है नीरव मोदी पीएनबी बैंक में कि भैया मेरे को 900 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। क्या, 900 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आप एक वाइट पेपर जारी कर दीजिए। ये क्या है, वाइट पेपर के कमर्शियल पेपर जारी कर दीजिए, जिसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक पत्र कहते हैं। वाणिज्यिक पत्र क्या, एक तरह की गारंटी होती है। क्या होती है, एक तरह की गारंटी होती है कि भैया हम आपको देंगे। तो जो पीएनबी बैंक है, वो कमर्शियल पेपर जारी कर देता है, किसका, नीरव मोदी के नाम का, 900 करोड़ का। और वो कमर्शियल पेपर किसको मिल जाता है, जो वहाँ का जो पीएनबी बैंक था हमारा, कहाँ, पीएनबी क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर, वो उस कंपनी को 900 करोड़ रुपए दे देता है। तो कंपनी नीरव मोदी को वो हीरे है वो दे देती है। लेकिन वहाँ घपला ये हो जाता है कि नीरव मोदी क्या है कि शायद 10 करोड़ की ही उनकी योग्यता होती है। क्या, 10 करोड़ की योग्यता होती है कि वो केवल 10 करोड़ तक के वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर के उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब कि उनको इतना ही जारी कर सकते हैं। जबकि पीएनबी के जो मैनेजर होते हैं, उनको वो घूस दे देते हैं। क्या, घूस दे देते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हें 2-2 करोड़ रुपये सबको दे दूंगा मैं, तुम तो केवल कमर्शियल पेपर जारी करो और पैसे तो मैं चुकाऊंगा ही। तो पीएनबी के अधिकारी उसको 900 करोड़ का जारी कर देते हैं। फिर जैसे ये बाहर पता चलती है तो साउथ अफ्रीका से वापस ही नहीं आता। 900 करोड़ के हीरे भी रख लेता है और सारी संपत्तियाँ जितनी भी सब कुछ बेच बाच के और सारा पैसा वहीं की वहीं मंगवा लेता है, और वहाँ सा बाहर आता ही नहीं है, फिर अफ्रीका के अंदर ही रहने लगता है, और अब तो पता नहीं कहाँ रहता है। तो इस तरह से एक तरह का घपला था वाणिज्यिक पत्र का। लेकिन पता नहीं कितना सही था कितना गलत था, कौन सही था कौन गलत था, लेकिन ऐसा ही होता है। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। जो हमारी आशीष चंचलानी की लाइन थी, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। व्हाट इज कमर्शियल पेपर, इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब अल्पकालिक वित्त के उपकरण के रूप में व्यापारिक पत्र के कमर्शियल पेपर क्या है। तो इसके ऊपर लेख पूछा था हमारे RS मेंस 2018 का एक क्वेश्चन था, तो आप बता सकते हैं। तो ये हमारे जो कमर्शियल पेपर है, जो वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के लिए अल्पकालिक वित्त प्राप्ति का उपयुक्त साधन माना जाता है। तीसरा आता है हमारा व्यापारिक साख, जिसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा होती है। एक व्यापारी क्या करता है, दूसरे व्यापारी को चीज़ों को खरीदने के लिए क्या है, उधार सुविधा देता है। और ये सामान्यतः उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और अच्छी ख्याति होती है। उन्हें ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। कि उधार में माल उठा लिया, तो उधार में माल उसी को दिया जाता है जो जिनकी साख अच्छी हो। तो वही होती है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को वस्तु और सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा है, और सामान्यतः उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और अच्छी होती है। फिर आता वाणिज्यिक बिल या कमर्शियल बिल की बात करें तो क्रेता संगठनों के लिए यह उधार में उत्पाद प्राप्त करने की वह सुविधा होती है जिसमें क्रेता भुगतान के दायित्वों की तो लिखित रूप में स्वीकार करते हुए आगामी तिथि को खरीदे गए भुगतान का उत्पाद का भुगतान करता है। इसे कमर्शियल बिल या वाणिज्यिक बिल कहते हैं। कि क्रेता संगठनों के लिए यह उधार में उत्पाद प्राप्त करने की वह सुविधा होती है जिसमें क्रेता भुगतान के दायित्व को लिखित रूप में स्वीकार करता है और आगामी तिथि को खरीदे गए
उत्पाद का भुगतान करता है। तो इसमें ये रहता है कि जैसे सामान खरीद लिया, सामान खरीदने के बाद 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि जिसने वो सामान खरीदा है उसको 15 दिन या इस तरह का एक निश्चित समय दे दिया जाता है, उस समय से पहले पहले उसका भुगतान करना पड़ता है। तो जो बिल आता है उस पर साइन करके दे देता है कि भैया इतने समय के अंदर मैं पैसा दे दूंगा, उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक बिल। विक्रेता संस्था के लिए ऐसे बिल प्राप्य बिल कहलाते हैं, जबकि क्रेता संस्था के लिए ऐसे बिल देय बिल कहलाते हैं। या विक्रेता संस्था के लिए तो ऐसे बिल क्या कहलाते हैं? प्राप्य बिल, जबकि क्रेता संस्था के लिए ऐसे बिल क्या कहलाते हैं? देय बिल। तो प्राप्य बिल और देय बिल इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि विक्रेता संस्था के लिए तो प्राप्य है बिल इसलिए रहेंगे क्योंकि उनको पैसा प्राप्त होगा, जबकि क्रेता संस्था के लिए देय बिल होंगे, क्यों? क्योंकि उनको पैसा देना होता है। ग्राहकों से एग्रीमेंट, किसी विशिष्ट, कई बार क्या होता है कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये एडिडास का जूता है क्या? वो कहते हैं कि भैया एडिडास का जूता तो नहीं है। तो ग्राहक कहेगा क्या, कई बार ग्राहक क्या कहता है कि क्या आप मेरे लिए वो जूता मंगवा सकते हैं क्या? वो कहते हैं मंगवा तो देंगे, कि तो कल आप मेरे लिए वो मंगवा दीजिए। तो कहते कल तो मंगवा देंगे लेकिन एक गड़बड़ रहेगी, कल तो मैं जूता मंगवा दूंगा और आप आए ही नहीं तो लेने के लिए। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि कई ग्राहक क्या है, दुकानदारों से वो सामान मंगवा लेते हैं और जब बारी आती देने की तो आते ही नहीं है लेने, या वो सामान लेने नहीं आते। तो वो दुकानदार क्या करता है कि भैया कुछ पैसे दे जाओ आप एडवांस। क्या ग्राहकों से हम क्या करते हैं? अग्रिम ले लेते हैं। अगर ग्राहकों से अग्रिम ले लिया तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि वह ग्राहक उस सामान को लेने के लिए जरूर आएगा। अगर वो सामान को लेने के लिए आया तो उसको सामान दे देंगे, नहीं आया तो उसका अग्रिम रख लिया जाता है। तो ग्राहकों से अग्रिम की बात करें तो किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के निर्माता के द्वारा उत्पाद की कुल कीमत के एक भाग को ग्राहकों से तैयार माल से पूर्व ही ले लेना ग्राहकों से अग्रिम कहलाता है। फिर आता है अंतर निगम जमा या निवेश, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो ये एक प्रकार की असुरक्षित लघु अवधि जमा राशि होती है। ये क्या होती है? एक प्रकार की असुरक्षित लघु अवधि जमा राशि होती है जिसे एक कंपनी दूसरी कंपनी में 7 दिन से 12 महीने तक निवेश करती है, जो प्राय क्या वृहद निगमों के लिए लघु अवधि नगद प्रबंधन का काम करती है। अंतर निगम जमा या निवेश की बात करें तो कई कॉर्पोरेट वाले क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें पैसा लगाते हैं और उनको पैसा लगाने के बदले उनको ब्याज मिलता है, लेकिन थोड़े पैसे दिनों के लिए पैसा लगाया जाता है। उधार भी मांग सकते हैं ऐसे, कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले कई बार कुछ काम के लिए क्या पैसा उधार ले लेते हैं, जो 7 दिन से 12 महीने के लिए होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अंतर निगम जमा या निवेश कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। तो ये हमने मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू किया है, इसको हम ज़रूर खत्म कर लेंगे, कुछ पार्ट्स के अंदर रहेगा, ये पार्ट 1 था। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी सीरीज़ है, डेडिकेटेड सीरीज़ है, जिसमें हम आपको आरएस के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।